प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दक्षिण के दुर्ग में इस बार जबरदस्त किलेबंदी हुई। ओवैसी ने अपनी जमीन तो पकड़ कर रखी, लेकिन बीजेपी की आंधी में टीआरएस का तंबू उखड़ गया। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर होने के बाद भी ओवैसी किंग मेकर यानी मेयर बनकर उभरे हैं, मेयर मेकर बनकर। इस बार के नतीजे ही कुछ ऐसे हैं कि ओवैसी का भाव 7वें आसमान पर है। लेकिन अगर ओवैसी ने शहमात का खेल खेला तो बीजेपी को बैठे बिठाए दक्षिण के दूसरे दरवाजे को खोलने का मौका मिल जाएगा। हम कुछ ही देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सांसद है। दोनों की टक्कर होगी, लेकिन बात उस हैदराबाद की हो रही है जहां पर बीजेपी ने कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में उसकी धमक की शुरुआत हो, क्योंकि कर्नाटक के अलावा अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर उसने अपना रास्ता साफ किया हो। लेकिन 2023 के तेलंगाना के विधानसभा चुनावों पर नजर रखने वाली बीजेपी अब इस फिराक में लगी हुई है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव के साथ ही वो दक्षिण भारत में भी अपनी एंट्री करे। आपको यह भी बता दें कि तमाम शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की गलियों में। लेकिन 51 सीटें लड़े वो 150 में से, और वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा हर बार की तरह। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में उतरी थी। यह साफ दिख रहा था कि ओवैसी की पिच पर जाकर बीजेपी बैटिंग करना चाह रही थी। आइए आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? किंग का पता नहीं, लेकिन किंग मेकर का पता जरूर है। ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो इनिंग खेली, उससे टीआरएस की लाइन लेंथ बिगड़ गई। बीजेपी के इरादे पर पानी फिर गया। सारा मामला आकर मेयर पर अटक गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जीएचएमसी में किसका होगा मेयर? जिंदगी के सफर में हमको आपकी जरूरत पड़ती है, सबकी जरूरत पड़ती है, मगर जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, अभी हमारे पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के जिम्मेदार एमएलए से, तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट, ना हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब ये टाइम है उसके लिए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ समीकरण पर गौर करना होगा। आपको बताएंगे कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद भी ओवैसी का भाव क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बाजीगरी को देख लेते हैं, जो बताएगा कि आखिर मेयर बनने के लिए क्या समीकरण है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में कुल 150 सीटें हैं। मेयर बनने के लिए जीएचएमसी में चुने गए प्रतिनिधियों के साथ एक्स ऑफिसियो वोटर्स भी वोट डालते हैं, जिनकी संख्या 52 है। लेकिन इन 52 में से 7 तेलंगाना की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वोट डाल चुके हैं, यानी बच गए 45 एक्स ऑफिसियो वोटर्स। इनको अगर 150 के साथ जोड़ा जाए तो कुल आंकड़ा हो जाता है 195, यानी जिनके पास 98 वोट होंगे उसी का मेयर बनेगा। यहीं से शुरू हो जाता है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खेल, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। आखिर ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? जीएचएमसी में मेयर बनाने के लिए 98 में से बीजेपी के पास सिर्फ 51 वोट हैं। इनमें 3 एक्स ऑफिसियो वोटर्स हैं, जबकि ओवैसी के पास 54 वोट हैं। इनमें से 10 एक्स ऑफिसियो वोटर्स हैं। वहीं टीआरएस के पास 88 वोट हैं, जिनमें 31 एक्स ऑफिसियो वोटर्स हैं। यानी अपने दम पर टीआरएस मेयर नहीं बना सकती है, उसे 10 वोट घट रहे हैं। यहीं आकर पेंच फंस रहा है। अगर टीआरएस को ओवैसी खुलकर समर्थन दे दें तो टीआरएस का मेयर आसानी से बन जाएगा। टीआरएस और ओवैसी के वोट मिलाकर कुल 140 हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। ओवैसी के लिए इस विकल्प को चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच जुगलबंदी की बात कह चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए खुला सियासी मैदान बैठे बिठाए मिल जाएगा। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं
ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। फिर ऐसे में ओवैसी कैसे बनेंगे किंग मेकर? विकल्प नंबर 2 को भी देख लेते हैं। अगर ओवैसी की पार्टी वोटिंग के समय गायब हो जाती है, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती, तो बहुमत का आंकड़ा घट जाएगा। फिर 195 में से 54 वोट घटने पर कुल संख्या 141 हो जाएगी, यानी 71 वोट जिसके पास होगा मेयर उसी का होगा। ऐसे में टीआरएस के पास 100% वोटर्स के साथ 86 वोट हैं, तो मेयर बनना आसान हो जाएगा। ऐसा करके ओवैसी बाहर रहकर भी बीजेपी को शह और मात दे सकते हैं। इसके आसार ज्यादा लगते हैं। वैसे ओवैसी की इस चाल की काट भी बीजेपी तलाश रही होगी। बीजेपी भले ही लोकल चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसकी नजर 2023 पर है। अगर टीआरएस और ओवैसी में किसी भी तरह का गठबंधन होता है, चाहे वो खुलकर या छिपा, तो बीजेपी इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। किंग और किंग मेकर का खेल खराब करने में बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। हैदराबाद से आशीष पांडे, आज तक। और अब टक्कर में आमना सामना होने वाला है सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता, और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। मुझे लगता है डॉक्टर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आप ही के साथ पहला मैं सवाल उसकी शुरुआत करना चाहती हूं। ये कहा था अमित शाह जी ने हैदराबाद में जाकर कि इस बार मेयर हमारी ही बनेगी, लेकिन लगता ऐसा है कि किंग मेकर हैदराबाद वाले ही रह गए। अंजना जी, इन चुनावों के परिणाम बहुत स्पष्ट और विशिष्ट हैं, वेरी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। सबसे बड़ा काम जानते क्या हुआ? हम जो पिछले नगर निगम में अप्रासंगिक दल थे 4 सीटों वाले, आज हम हैदराबाद की राजनीति के धुरी हो गए। आज सबकी लड़ाई हमसे, एमआईएम की लड़ाई हमसे, टीआरएस की लड़ाई हमसे, कांग्रेस की लड़ाई हमसे। तो आज हम राजनीति के केंद्र में हैं और सारी राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। हम सत्ता में रहें या प्रतिपक्ष में, हैदराबाद नगर निगम में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन आपने सीटें तो उनकी आप घटा नहीं पाए। जो आप कह रहे थे हैदराबाद का नाम बदल देंगे, भाग्यनगर कर देंगे, वो भाग्य तो आपका खुला नहीं। हैदराबाद वाले तो उतनी ही सीटें लेकर आ गए लगभग। देखिए, इन चुनावों में बढ़े तो सिर्फ हम हैं, बाकी या तो घटे हैं या अपनी जगह पे खड़े हैं। तो भाई, एक तो वो थे जिनकी सत्ता थी तेलंगाना में, वो 99 से घट गए, और दूसरे एमआईएम वाले जो पूरी सीटों पे लड़े ही नहीं। तो अगर पूरी सीटों पे लड़ के समर्थन प्राप्त किया तो हम ही ने किया, और मैं ये कह सकता हूं कि यह हैदराबाद की राजनीति में एक मील का पत्थर है, और भविष्य में हैदराबाद के भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। ओवैसी जी, आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग आसान हो गई, वरना देखिए ना, पहली बार में इतने गुना वो बढ़ गए आगे। 4 से कहां पहुंच गए? 4 सीटों से, 4 वार्ड से। ओवैसी जी, मैडम आपका सवाल दोबारा रिपीट करिए, आवाज आपकी सुनाई दे रही है। मैं कह रही थी सर कि आपकी पिच पर बीजेपी के लिए बैटिंग बड़ी आसान रही। देखिए ना, पहली ही पारी में जिस तरह से उन्होंने इस बार ताकत झोंकी अपनी हाई इलेक्शन वोल्टेज के साथ, उसमें 4 से वो 46 पर पहुंच गए। नहीं, बीजेपी ये क्यों नहीं कह रही है कि 150 सीट पे लड़े थे, 4 से वहां पहुंच। भाई 150 सीट पे लड़े, आपका सक्सेस रेट क्या है? और आप ये बता दीजिए कि सिकंदराबाद से, पार्लियामेंट से, जहां से किशन रेड्डी आपके एमओएस हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि 40 डिवीजन में से टीआरएस ने 18 सीट जीते, बीजेपी ने 13 जीती और एआईएमआईएम ने सिकंदराबाद में 9 जीते? तो हम तो सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स जीते, टीआरएस के 18, बीजेपी के 13। अब हैदराबाद में आ जाइए, हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने 34 सीट पर लड़े और 33 पर हम जीत गए, 10 पे बीजेपी जीती। तो ये कौन सा बीजेपी बात कर रही है? अरे भाई, आप 150 पे लड़े, हम लोग 51 पे लड़े। सुधांशु जी, अगर हम लड़ लेते 70-80 तो शायद मैं समझता हूं कि मुझे लड़ना चाहिए था। तो क्यों नहीं लड़े सर? आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि अमित शाह जी कह रहे थे टीआरएस के साथ आपका इलू इलू चलता है। आफ्टर थॉट आपसे
हाँ मैडम, हमारा तो हाल ये है ना कि अमित शाह के साथ हमारा बिहार में लुलू लुलू चल रहा था, या इलू इलू चल रहा है? ये क्या बात है? जहां हम लड़ते हैं वहां पर इनके साथ इलू इलू, वहां पर लुलू लुलू। अरे कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोई मजाक है? हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, हमारा जो फैसला होगा, हम उस पर लड़ेंगे। अगर आप, इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी 48 जीती, तो क्या बीजेपी को शिकायत मुझसे है कि मैं ज्यादा सीट नहीं लड़ा? तो ये बताना चाहिए। और बीजेपी को 15% वोट तो उनको, उसमें 35 में तो सिर्फ टीडीपी और कांग्रेस का वोट है। ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तेलंगाना बना उसके बाद से टीडीपी खत्म हो गई, कांग्रेस तो बेचारी आखिरी सांसें ले रही है, वाईएसआरसीपी खत्म हो गई, लेफ्ट पार्टीज खत्म हो गए, तो एक वैक्यूम था जिसको बीजेपी ने फिल किया। वो बात बिल्कुल सही है। तो 35 में तो 15% तो वोट उनका टीडीपी का और कांग्रेस का है उसमें। वैक्यूम फिल किया सर, या आपने पोलराइजेशन के लिए ऐसी पिच दे दी कि इन्होंने अच्छी बैटिंग कर दी और सारा नुकसान हो गया टीआरएस का? आप वहीं, उनको फायदा हुआ पोलराइजेशन का, आप वहीं रह गए। मैडम देखिए, अगर आप जो बात कह रहे हैं सच है, तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करके ये इलेक्शन जीता है। मेरा मानना यह है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी ने पुराने शहर के ताल्लुक से कहा था कि इसको हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप वहां पर कुछ नहीं कर सके, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक उल्टा आप पर पड़ गया। बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाया, जिस वार्ड में, वहां पर 3 वार्ड पर एमआईएम ने कामयाबी हासिल की। अमित शाह को आपने कहा था कि 4 मीनार में बुलाया, घासी बाजार डिवीजन हम बीजेपी से जीत गए। तो ये बात समझने की जरूरत है कि यकीनन टीआरएस को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि केसीआर बड़े लीडर हैं, सगेशियस लीडर हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। मगर बहुत ज्यादा आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को। 150 सीट लड़े हैं, 150 में 48 पर जीते हैं, और ये एक वक्तिया कामयाबी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मैडम कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां पे बीजेपी का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीजेपी का प्रेसिडेंट है, तेलंगाना का एमपी है, वहां पर बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और यकीनन हमको लगता है कि ये एक वक्तिया कामयाबी है। ज्यादा बीजेपी ख्वाब देखना छोड़ दें। ये हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तेलंगाना मेनलैंड में तेलंगाना की एक रीजनल फीलिंग है, और बीजेपी एक नेशनल पार्टी आकर रीजनल फीलिंग का असेंबली में मुकाबला करेगी तो ठीक है, देख लेंगे वो भी क्या होता है आगे जाके 2023 में। यूं ही ख्वाब सजा लिए 2023 के सुधांशु जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमको उपदेश दे रहे हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सलाउद्दीन ओवैसी जी के जमाने से, कि हैदराबाद पे तो टोटल कंट्रोल इनका था, और आज अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम पूरे हैदराबाद में लड़े ही नहीं। तो जनाब, तीसरी पीढ़ी आने तक तो आप लड़े नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम जो है ख्वाब सजो रहे हैं। हकीकत तो ये थी अंजना जी, दोनों मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। आप सोचिए, वो पार्टी जिसकी 4 सीटें थी, सारी पेशबंदी, 2 क्यों कहूं, तीनों पार्टियों की सिर्फ हमारे खिलाफ थी। तो हम 1:3 के रेशियो में आए, और अपने मुंह से खुद कबूला है ओवैसी जी ने कि टीडीपी और कांग्रेस का वोट हमारी तरफ आया। ये खुद एक्सेप्ट किए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम खामखा में ख्वाब की बात कर रहे हैं। अरे ये भी तो एक सच्चाई है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में ओवैसी जी की सीट पे टीआरएस ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था ना। तो कहीं ना कहीं पीछे सबको पता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो इन लोगों के बीच में आपस में सुरताल मिलाकर ये लोग बैठते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब ये पोलराइजेशन की बात कही जाती है कि बीजेपी ने पोलराइजेशन कर दिया, ये बताइए, ये तो वही आंध्र प्रदेश है ना, अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें ऐसा विचित्र अध्यादेश सरकार ने पारित किया था कि 5% मुसलमानों को आरक्षण, अल्पसंख्यकों को नहीं, मुसलमानों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। वो पोलराइजेशन नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर कर्नाटक में वही किया, 5% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, फिर कोर्ट ने रोक दिया, वो भी सेकुलर संगीत था। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधन पे, वो अभी पोलराइजेशन नहीं था, सेकुलर संगीत था। और जब हम विरोध करते हैं इसका तो वो पोलराइजेशन। तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा था, सबके सुर में सुर मिले हुए थे। और जहां तक नगर निगम की बात है, तो कोई भी चुनाव हो, हम पूरी गंभीरता और शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे सीनियर नेता हो या सामान्य कार्यकर्ता। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में भी अमित शाह जी अध्यक्ष थे, तब इसी ढंग से लोग गए थे। आज नड्डा जी अध्यक्ष ऐसे ही गए। तिरुवनंतपुरम में हमने 35 सीटें जीती। यूडीएफ हमसे ज्यादा है, मगर पार्टी के रूप में हम लगभग सबसे बड़े दल हैं। सर, दाद तो आप भी देते हो वैसी साहब।
आप भी दाद देते हैं कि ताकत तो पूरी झोंकते हैं, बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। कांग्रेस आपने खुद ही कहा वहां पर सांस आखिरी ले रही है, लेकिन सवाल यही है कि 4 से 48 पर गए, दूसरी नंबर की पार्टी बन गए सर। नहीं, पहले तो सुधांशु जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में टीआरएस का कैंडिडेट मेरे खिलाफ था। आप चेक कर लीजिए, आपको शायद नहीं मालूम होगा। दूसरी बात यह कि आपने 5% रिजर्वेशन की बात की। सुधांशु जी, 4% रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। आपने फिर से गलत कहा कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में आपके चीफ मिनिस्टर है, आप इस प्रोग्राम को खत्म होने के फौरन बाद आप उनको फोन मिलाकर कह दीजिए कि सर कर्नाटका के मुसलमानों को रिजर्वेशन आप क्यों दे रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार कंटिन्यू कर रही है, तो देश को पता तो चल जाएगा ना कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसको आप जो संविधान में प्रोविजन है, मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलता है, रिलीजन के नाम पे नहीं मिलता है। सुधांशु जी, आप काफी पढ़े लिखे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। अब रहा सवाल कि आप ताकत झोंक दिए, सब झोंक दिए। अरे भैया, हैदराबाद में क्या हुआ सुधांशु जी? हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में तो आपकी नहीं दाल गली। आप कहां पर जीते मैं बता रहा हूं आपको, सिकंदराबाद का डेटा दे दिया। मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में जहां पर एलबी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे आपने जीता। अब अगर आप ये कहेंगे कि हैदराबाद जीएचएमसी के इलेक्शन से हमको ये लग रहा है कि हम तेलंगाना जीत जाएंगे, सुधांशु जी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अभी 3 साल बाकी हैं, हमको पूरा यकीन है कि कैसे आपसे मुकाबला करना, मगर ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आपका होम मिनिस्टर, केंद्र मंत्री और एमओएस हैदराबाद का है, उसको खुद पता नहीं है कि आपकी पार्टी कह रही है कि 30,000 रोहिंग्या के नाम वोटर लिस्ट में है, इतने अफगानी यहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी खुद आपके गृह मंत्री जनाब अमित शाह को बदनाम कर रही है झूठ बोलकर। तो बताइए ना, ये सब आपका काम नहीं किया, आपने नेगेटिव कैंपेन चलाया और नेगेटिव कैंपेन का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, ज्यादा नहीं चलने वाला है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, आप देख लेंगे 8 से 12 महीने के अंदर आपको इस प्रोग्राम के जरिए आपको खुद मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, फिर ओवैसी जी से एक सवाल पूछूं। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने कहा अति पिछड़े वर्ग के तहत मुस्लिमों को जो आरक्षण प्राप्त है वो तो स्थापित है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा था 5% मुस्लिम्स को देंगे, जिसको हाई कोर्ट ने स्टेप डाउन किया था। फिर कर्नाटक में प्रॉमिस किया, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उत्तर प्रदेश में प्रॉमिस किया था। खैर उनके सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी, मैं इसके लिए कह रहा हूं। और ओबीसी साहब फिर ये भी कहता हूं, अगर ओबीसी में आप मानते हैं तो इसका मतलब मुस्लिम समाज में जातियां आप मानते हैं, जातियां जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी एवं आप मानते हैं कि उसमें थी। खैर अब हम इसके ऊपर आते हैं। जहां तक आपने कहा कि नगर निगम में अच्छी सीटें पाने से कोई जरूरी नहीं है कि भविष्य क्या हो, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम सबसे पहले कर्नाटक में उडुपी की नगर पालिका जीते थे 68 में, और 22-23 साल के बाद 1991 के चुनाव में लोकसभा में हम 96 तक। सुधांशु जी, डे 1 से आखिरी दिन तक ओवैसी हैदराबाद को बदलना है, भाग्यनगर करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जिन्ना के अवतार है ओवैसी। यही तो था ना आपका पूरा पॉलिटिकल प्लान, जिसमें इलेक्शन प्लान जिस पर आप चुनाव में गए थे। ये पोलराइजेशन नहीं था तो क्या था? और इसी के बलबूते आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का भी ये टेम्पलेट बनेगा, बाकी दक्षिण भारत का भी टेम्पलेट बनेगा? देखिए, मैं ये आपको बात बता रहा हूं, ये कोई हमारा टेम्पलेट या प्लान नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है। ये ओवैसी जी की जो पार्टी खड़ी हुई है, मैं इनको दोष नहीं देता हूं, ये तो 60-70 साल से आके खड़ी हुई। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद मुसलमान 50 के दशक में राष्ट्रीय मुख्यधारा में मिलने को तैयार थे। ना राम जन्मभूमि के लिए केस था, ना कोई अपने मदरसे और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता था। पहले नेहरू ने कहा मदरसे शिक्षा हम अलग कर देंगे, फिर 70 में दिया, इंदिरा गांधी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे, फिर मामला और आगे बढ़ा, सांप्रदायिक राजनीति। फिर 80 में पहली बार इमाम बुखारी से फतवा जारी कराया इंदिरा जी, फिर वीपी सिंह उसके आगे निकल गए, उन्होंने फतवा जारी करा लिया, इंदिरा जी के कांग्रेस की जमीन खींच ली। फिर मुलायम और लालू उसके आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा रथ यात्रा रोक दे, एक ने कहा गोली चलवा देंगे। मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 मर जाते तो कम नहीं था। तो जो कंपटीशन शुरू हुआ ना, उसमें वाकई ओवैसी जैसी पार्टी कहती है कब तक मुलायम जैसे लोगों के पीछे रहोगे, अब अपना नेता चुनो। यही तो जिन्ना ने कहा था 100 साल पहले, अपना नेता चुनो, उस समय कांग्रेस के पीछे मत खड़े हो। आज ये कह रहे हैं कि लालू, मुलायम, कांग्रेस, कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे, हमारे पीछे खड़े हो।
तो आज ये जो बात कह रहे हैं वो वही है जो 100 साल पहले जिन्ना कहते थे, और इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है ये सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने, ये दिखाने के चक्कर में। जैसे आजकल इस समय जाड़े का दिन चल रहा है तो तमाम कंपनियां कहती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, देख लो भाई। तो सब कह रहे हैं मेरा सेकुलरिज्म देखो कितना गजब है, मुस्लिमों का मैं कितना बड़ा हिमायती हूं। उससे बात यहां तक पहुंची है, टेम्पलेट आज का नहीं, ये 50-60 ठीक है, मेरा वाला सेक्युलरिज्म सबसे अच्छा है ओवैसी जी। ये प्लैंक आप लोगों के बीच में बेचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात वही होती है कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। सर, हैदराबाद बिरयानी के लिए जितना जाना जाता है उसी उतना ही अब अकबर आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी जाना जाता है। आपके गढ़ में घुस आए हैं। 55 और 48 का फासला देखिए सर, सिर्फ 7 सीटों का फासला है नंबर 1 पार्टी से और आपसे 4 का। मैडम मेरे घर में कहां है मैडम, बताइए ना। मैं तो आपको एम्पिरिकल डेटा दे रहा हूं। मेरे घर में अरे मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 में जो मुझे वोट मिले थे उससे बढ़ के वोट मुझे अब मिले हैं, जबकि मैं अभी 10 सीट नहीं लड़ा, उससे बढ़ के वोट मिले मुझे। अब इससे बढ़ के क्या होगा? मेरे घर में घुसे, अरे मेरे घर में घुसे हैं, अरे ये क्या बात है? ये हर एक कह रहा है। अरे हम तो बता रहे हैं कि जहां अमित शाह आए वो वार्ड हार गए, जहां योगी गए वो हार गए। सिकंदराबाद में मैं कह रहा हूं कि एमपी है बीजेपी का, वहां पर उनको सीटें हार गई है। हैदराबाद के बाहर जो मलकाजगिरी और जो चिवल्ला के पार्लियामेंट सेगमेंट है वहां पर बीजेपी जीती है। मगर ये बोलना ये अच्छा, मैं सुधांशु जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये आपको कब से लालू मुलायम से कब से मोहब्बत हो गई आपको? ये तो इंकिशाफ कर रहे हैं आप। अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत के संविधान में जो मुझे गुंजाइश रखी गई है इलेक्शन लड़ने की, और मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी पसंद का इजहार करिए, नापसंद का इजहार करिए। मैं बिहार में जीतता हूं, महाराष्ट्र में जीतता हूं, तो सर आपको तो खुश होना चाहिए कि भारत की संविधान और भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स ने 4 मरतबा पार्लियामेंट का चुनाव जीता और भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओत लिया, आप उसको जीना के रूप में देखते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं सारी दुनिया को? मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो मोटी चमड़ी का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिना बोलिए, फरिश्ता बोलिए, क्या बोलते बोलिए, मगर यह है ना कि आप इतनी तरह बैडली एक्सपोज हो रहे हैं कि ना सिर्फ सारा देश बल्कि सारी दुनिया देख रही है कि एक जिसका एमपी है, जो 4 मरतबा का एमपी है, जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर बात करता है, आपको भी पसंद नहीं आ रही, तो आपको क्या पसंद आएगा बताइए ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। मेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है। आप बताइए कि मैं भी कह दूं, आप लोगों को बहुत कुछ कह सकता हूं आपको बीजेपी के बारे में, मगर कम से कम इतना तो भूल जाइए पाकिस्तान को। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? आपको मुसलमान नजर आता, पाकिस्तान नजर आता आपको? मैं आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं मैं आपको जिना क्यों नहीं आता? मुझे देखकर आप अबुल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको सन 57 की जंग आजादी के मुजाहिदीन याद नहीं आते जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? मुझे देखकर आपको अल्लामा फजल खैराबादी क्यों याद नहीं आते जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मैं माफीनामा नहीं लिख के दूंगा, और आप जिसको चाहते हैं उन्होंने माफीनामा लिख कर दिया सावरकर ने अंग्रेजों को। मैं तो वो हूं उनका जानशीन हूं जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए भारत के लिए। अफसोस इस बात का है कि 70 साल के बाद भी 2 एमपी मेरे हैं और आपको डर लगता है मुझसे। अफसोस है मुझे। देखिए, बड़ा वाजिब सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया है। हमने कोई आपत्ति थोड़ी की है। लालू मुलायम ने भी वही राजनीति की थी इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, आपने इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर की थी। उन्होंने MY कहा, आप कह रहे हैं M की बात करो। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात है तो मैं ये भी आपके सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अंजना जी शायद बहुतों को नहीं पता होगा, संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से चुन के नहीं आए थे, न लाहौर से, न कराची से, न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए थे। इसी हिंदुस्तान के शहरी थे, इसलिए वो कोई बात नहीं। मगर जो राजनीति उन्होंने की वो बहुत साफ है। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता, वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब कि आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की थी, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, दारा शिकोह के साथ नहीं खड़े होते। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाज जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं, मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया।
ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता है, कोई नहीं जाता है। मगर आप लोग इशरत जहां के साथ भी खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है। और इस पॉलिटिक्स और उसमें क्या था, मौलाना आजाद ने कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। जब मौलाना आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे, ओवैसी साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ तो सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी हुई थी। और आपको सरस्वती वंदना छोड़िए, वंदे मातरम से ऐतराज है, भारत माता की जय से ऐतराज है, झंडे पे कहते खड़े नहीं होंगे। तो आपको ओवैसी जी और उनके सभी वोटर्स में देश विरोधी दिखाई देते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान नजर आता है, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नजर आती है। नहीं, मैंने तो वो इस बोल देश दिया के ना, नागरिक नहीं है। वो जितने लोग वोट करते हैं, वो जो 18% से ऊपर लोगों ने वोट किया है 51 सीटों पर। तो फिर मैं एक और बात बता दूं अंजना जी, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 30 में से 30 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने, और 95.5% वोट मिला था। हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। सुनिए, आप हिस्ट्री और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपका कोई माहिर नहीं है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सर। आप उलझा देते हैं। नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए सर, सीधा जवाब दीजिए। वो इंडिया है या पाकिस्तान है? सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना है वहां पर? आज के महाराष्ट्र और गुजरात के 95% मुस्लिमों ने वोट किया था, 95% पाकिस्तान नहीं चले गए। इसलिए मैं बात कह रहा हूं। नहीं, आप आज का जवाब दीजिए ना मुझे। आज जब आप कहते हैं पुराना हैदराबाद में हमें, ओल्ड हैदराबाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं अभी भी बैठकर ओवैसी की, तो क्या हम माने कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इस देश में नहीं? तो आपसे कह दिया, अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह है, तो फिर वंदे मातरम सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना सुधार, क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब कि हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को इख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जिन्ना का, जब वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया है क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी, तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए, वो जिन्ना थे वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में खबरस्तान है, कभी जाइए उन खबरस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं, और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे आप। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे? कि आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब, ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में, क्यों किसान आया है? आप लोगों को हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए। आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आपकी। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने कहा तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं इनसे पूछूं, अच्छा, भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। पूछिए, नाम बता सकते हैं? और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा था? नहीं पता हो।
एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात सुनिए। राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई, बाबर को किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? मैं मुस्लिम अधिकारी की बात कर रहा हूं। कौन लड़ा था अकबर की फौज? बताइए ना, मुगल फौज में कमांडर कौन था? अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, आप की तरह कहा। अरे आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना, आप हिस्ट्री को आधा चाप कर बोलते हैं। परेशानी तो वही है आपसे। अब मैं बता देता हूं। अरे मेरे भाई, भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई, मैंने तो था जो शिवाजी से लड़ने गया था? क्या भारत के सब? सुनिए क्या अरे अपने टर्म पे बोल रहे, बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको आप? उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर है। आपसे कह रहा हूं कि यही भारत की खूबसूरती है। ओवैसी जी, इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है। बिल्कुल है, सही। पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे कम्युनल है? तस्वीर है, बिल्कुल। जय श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं। मैडम, आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही। बताइए आप, चलिए स्पीच चलाइए मेरी। अभी आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो राम की तस्वीर है, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान, सब की। यही तो खूबसूरती है भारत की। जो बीजेपी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के 22 शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है। और आपका होम मिनिस्टर MOS। एक सेकंड, लेकिन ओवैसी जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अरे पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं सर। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था उनका? पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? हम भी पूछे क्या? बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी मैडम। अरे बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड जवाब दीजिएगा। एक और सवाल है, मुझे ये बताइए आप ओवैसी साहब, आपके तो सारे दुश्मन हैं। आप टीम ए टीम बी आज टक्कर के लिए हैं, लेकिन कहा जाता है आप दोनों टीम ए टीम बी हैं। इधर भगवा है, उधर भाईजान है, दोनों की पीछे से मिली हुई है। ये कह के सेक्युलरिज्म वाले कहते हैं कि आप ही ने सेक्युलरिज्म को सबसे बड़ा नुकसान इस देश में पहुंचाया है, क्योंकि आप और आपकी पॉलिटिक्स इनको फायदा पहुंचाती है। तभी तो देखिए ना 48 पर पहुंच गए। हाँ मैडम, मेरी वजह से नरेंद्र मोदी ने 2 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। मेरी वजह से नरेंद्र मोदी 280 से 306 चले गए। मेरी वजह से गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वहां पर 1000 लोगों का कत्लेआम हुआ। मेरी वजह से सिखों का नस्ल जेनोसाइड हुआ। मेरी वजह से दिल्ली का मैसेकर हुआ। मेरी वजह से मुजफ्फरनगर हुआ। इस मुल्क में तमाम बुराइयां जो शुरू हुई और कमजोरियां मेरी वजह से है ना। बाकी के सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, बाकी सब नेक हैं, कोई गुनाहगार है तो हम ही हैं। आप तमाम लोग सही हैं, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो झगड़ा है कि तमाम बुराई, तमाम गलतियां हम में हैं और जो सत्ता में बैठते हैं वो दूध के दूल्हे हैं। बिहार में इलेक्शन होता है तो ठाकुर देखा जाता है, ब्राह्मण देखा जाता है, भूमिहार देखा जाता है, कुर्मी देखा जाता है, मगर बात होती है तो खाली मुसलमान मुसलमान। यही तो हिपोक्रेसी है मैडम। ये हकीकत है भारत की सियासत की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको समझिए। और अगर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक और जगह पर जाना है। मैं पहले ही कहा था आशीष को कि आधा घंटा मैं रहूंगा। एक और सवाल है बस, एक और सवाल है सर। टीआरएस वाला
टीआरएस वाला ये बताइए कि अब मेयर का जो चुनाव होना है उसको उसमें आप क्या कीजिएगा? टीआरएस को जरूरत पड़ेगी तो साथ देंगे? पड़ेगी ही जरूर। अरे मैडम, मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कह दिया कि भारत की पॉलिटिक्स का मुझे लैला बना दिया गया और पूरे मजनू मेरे अतराफ फिर रहे हैं, जिसमें से सुधांशु जी भी हमारे मजनू हैं, कई हमारे मजनू हैं। देखेंगे अब ये लैला के अतराफ तो पूरे फिर रहे हैं, तो वक्त आने दीजिए, हम इंशाल्लाह हम फैसला लेके आपको बताएंगे। लेकिन लैला को ये तो देखना पड़ेगा ना सर कि टीआरएस ने ट्रिपल तलाक बिल, एक सेकंड सर, ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार का साथ दिया था। उस ट्रिपल तलाक बिल के आप इतने खिलाफ हैं तो खुलकर टीआरएस की तरफ जाना तो मुश्किल है। दो धारी तलवार पर बैठे हैं सर आप। इसी टीआरएस ने पूरे भारत में असेंबली में एनपीआर एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके कहा कि तेलंगाना में एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। ट्रिपल तलाक इसी टीआरएस ने हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर माइनॉरिटी, सुनिए मैडम, माइनॉरिटी ओबीसी स्कूल्स को ले गए जिसमें ओबीसी बच्चों के 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और 60,000 पढ़ रहे हैं। तो यकीनन टीआरएस से हमारे मुख्तलिफ उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है। जहां रहा सवाल मेयर का और डिप्टी मेयर का, अभी वो नोटिफिकेशन आने दीजिए, हमारी पार्टी में चर्चा होगी, बातचीत होगी और जो फैसला लिया जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर अंजना ओम कश्यप ने हमको 6 बजे बुलाया दोबारा तो मैं आकर अपना फैसला पहले आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन किया था सर उनने, उस पर एक लाइन तो बोल दीजिए, कैसे क्या कीजिएगा? दो धारी तलवार, इधर बीजेपी वाले उधर टीआरएस ने ट्रिपल तलाक बिल पर, आपको जज करेंगे आपके वोटर्स। मैडम, अब हम पे किसी तलवार का जोर नहीं चलने वाला है। हम बहुत जख्म खा लिए, 2 धारी तलवार से खा गए, 3 धारी तलवार से खा गए, बहुत से लोगों से खा गए। अब किसी की तलवार के जोर पर या किसी के तलवार के वार के ऊपर या जर्ब के ऊपर हम फैसले नहीं लेते, डर कर नहीं लेंगे। पूरी इत्मीनान और एतमाद के साथ हम फैसले लेते आए हैं। अब वो जमाना चले गया कि कोई तलवार दिखा रहा है, कोई तलवार फिरा रहा है, तलवार का वो खत्म हो गया जमाना। अब हम अपने फैसले पूरे इत्मीनान के साथ लेंगे और हमको किसी से डर नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी से मैं आपसे जवाब ले रही हूं क्योंकि उनको जाना है कहीं पे, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने रोका है। एक सवाल सर, एक लास्ट सवाल, बीजेपी को 48 सीटें आने की क्या वजह रही? कर ले भाई जो जान दे। चलिए, मुझे लगता है कि उनको कहीं जाना था सुधांशु जी, बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने कहा था। चलिए सुधांशु जी, देखिए अब सवाल यही है कि आप उनकी बातों का जवाब दें, हमारे दर्शक जो है वो तो कम से कम जरूर सुनेंगे। ये अब पूरी कहानी यहां पर आकर अटकती है कि आप 48 पर जाकर अटक गए हैं और वो कह रहे हैं कि जब विधानसभा के चुनाव की बारी आएगी तब वहां पर कहीं ना कहीं बात यहीं पर पहुंचेगी कि तेलंगाना बनाने वाले केसीआर, वो जो वहां की पहचान है उसको लेकर शायद आपके लिए वैसा मौका ना बन पाए। वहां पर आपके प्रतिद्वंदी वैसे नहीं होंगे, वहां पर केसीआर से सामना होगा। फिर कहां का पोलराइजेशन? तेलंगाना बनाने वाला कौन, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले राष्ट्रीय दल हम थे जिन्होंने 2009 में महबूब नगर की रैली में, उस समय अडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमने ऐलानिया कहा था तेलंगाना हमारा संकल्प है, हम सत्ता में आएंगे तो तेलंगाना बनाएंगे। और यह हमारा दबाव था कि ये 2013-14 के आखिरी दिनों में इन्होंने तेलंगाना बनाया था कांग्रेस ने, और संसद के अंदर क्या सीन क्रिएट हुआ था सबको पता है। तो तेलंगाना बनाने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत स्पष्ट है। और एक और बात मैं कह दूं, देखिए ये लोकल इलेक्शन था, क्या होता है कि नेशनल इलेक्शन में पार्टी का महत्व अधिक होता है, स्टेट इलेक्शन में पार्टी का होता थोड़ा सा व्यक्तिगत, क्योंकि आप देखिए बहुत से आपको एमएलए मिलेंगे जो निर्दल जीतते हैं, लोकसभा निर्दल जीतना बहुत मुश्किल होता है, और कारपोरेटर में बहुत जीत जाते हैं क्योंकि लोकल प्रभाव का बड़ा महत्व होता है। अगर 1000-2000 लोग नहीं, सुधांशु जी आप लोकल प्रभाव की वजह से जीते, क्या वजह क्या रही? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, वजह नहीं रही। आपने वहां पर कौन सा विकास का ऐसा फॉर्मूला दे दिया कि आपको लगता है विकास, क्या आपको जीतने का फैक्टर, उसका कारण क्या लगता है वहां पर? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए ये जहां पर इन्होंने बताया पॉकेट्स में नीचे, इन पार्टियों का तो होल्ड बहुत था, इनके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने 2-2, 4-4, 5-5 हजार कमिटेड लोग थे। यदि हम उस व्यवस्था में इतना जीत के आए, यदि यह सीधा नगर निगम का चुनाव होता मेयर का, जैसा अन्य राज्यों में होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार बहुमत से जीतती। यह मैं कहना चाह रहा हूं।
यानी जब लोकलाइज लेवल के ऊपर हम इतना प्रदर्शन बेहतर करके ले आए, तो जब वो जनरलाइज लेवल का इलेक्शन होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, आप इसको समझ सकती है। और अभी ओवैसी जी चले गए, बहुत सी बातें मैं उनके सामने यह स्पष्ट करना चाहता था। देखिए, मैं क्रमवार रिवर्स में उत्तर दे रहा हूं। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाए ना कि वो कौन सा अधिकारी था, क्योंकि देशभक्त मुस्लिमों का तो नाम ही नहीं पता रहता। अक्टूबर 1947 में जब झांकड़ पे कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था, मैं जमीन पे सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा जब तक झांकड़ वापस नहीं ले लूंगा। और मार्च 1948 में जब वापस लिया है उन्होंने, तो उनके साथी सैनिक सबसे पहले पास के गांव से जाके एक पलंग लेके आए और वहां जंग के मैदान में उनसे कहा गया, 1 मिनट पलंग पे लेट लीजिए ताकि आपकी शपथ पूरी हो जाए। किसी सेक्युलरिज्म के सूरमा को यह नहीं पता होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कौन सी जहनियत की बात करते हैं। और अभी कह रहे थे संविधान की किताब में अकबर का नाम है, तो ये अकबर के आगे तो सजदा करते थे ना। जब खुतबे में बोला जाता था, सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे, और जब वंदे मातरम बोलना होता, कहते हमारे इस्लाम के खिलाफ हम किसी के आगे सजदा नहीं करते, और मुगल बादशाहों के आगे सजदा करते थे। अब आइए तीसरी बात, ये कहते हैं नस्लें बदल जाएंगी। जैसा आपने कहा कि नस्ल तो पार्टी की नहीं होती, और ये नस्ल किसकी मानते हैं? ये कहा जाता है कि हैदराबाद जिसने बनाया, निजामुल मुल्क आसफ जहां मीर कमरुद्दीन खान, जो कहते हैं कि वो उज्बेक से आए थे। तो अभी देखिए, कोरोना की वैक्सीन के बारे में आरएनए फैक्टर चल रहा है, यानी उसका जीनोम की सीक्वेंसिंग देखी जाती है। दिखवा लीजिएगा कितने लोगों का उज्बेक डीएनए से कनेक्शन निकलेगा। कभी आप साइंस उस मुकाम पर पहुंच गई, हैदराबाद से कुछ नहीं निकलेगा। अरे नस्ल तो वो है ही नहीं, और 3 नस्लें गुजरने के बाद पूरा हैदराबाद नहीं लड़ पा रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि साहब नस्लें गुजर जाएंगी और ये नहीं होगा। और एक बंगाल में भी फायदा मिलेगा सर ओवैसी के चुनाव लड़ने का आपको? देखिए, पिछले चुनाव में लोकसभा में हम 18 सीटें जीते थे, तो ओवैसी लड़े थे क्या? बगैर लड़े हम जीते ना। तो वो लड़े या ना लड़े, बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि दीदी के इस अत्याचारी शोषणकारी शासन से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। अंजना जी, मैं एक और बात कहना चाहूं, बिहार में हम जीते, दरभंगा को द्वार बंग कहते हैं ना, तो बंग के द्वार तक पहुंच गए। तेलंगाना का प्राचीन नाम है तैलंग। अब तैलंग भी हमने अपनी धमकदार उपस्थिति दर्ज करा दी। अब अगला है बंग। तो द्वार बंग, तैलंग और बंग, अब चाहे जितना दीदी कर ले हुड़दंग या ओवैसी कर ले हुड़दंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बंग की राष्ट्रवादी भूमि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी होगी, और हमारे संस्थापक हुड़दंग कहां सर? कांग्रेस तो कहती है आप लोग संग हैं। देखिए, संघ की जब वो बात करते हैं तो भगवान बुद्ध भी कह गए थे, बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने बौद्ध संघ के लिए कहा था। परंतु आज वास्तविकता यह है कि संघ के अच्छे कार्यों के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जो काम किए हैं, कांग्रेस बता दे कभी किए हैं? कितने इनके लोगों ने दलित बस्तियों में काम किए हैं? कितने लोगों ने वनवासी क्षेत्रों में काम किए हैं? कितने लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं? कितने लोगों ने धार्मिक क्षेत्र में काम किए हैं? ये बताएं ना। तो बात यहां पे संघ की नहीं, संघ के का जो विचार है, स्ट्राइक रेट 86% है। स्ट्राइक रेट 86% है सर। स्ट्राइक रेट तो जानते हैं क्यों है कि बाकी पे तो साथी लड़ रहे थे ना, तो दोनों का मिला के देखें। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, भाई वहीं पे क्यों लड़ते हैं जहां कुछ 50% होते हैं? परसेंटेज देख के लड़ते हैं, फिर स्ट्राइक में परसेंटेज बताते हैं। बिहार में भी परसेंटेज देख के लड़ते हैं, और हैदराबाद में अपनी जमीन पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी परसेंटेज देख के तय करते हैं, फिर कहते हैं स्ट्राइक का परसेंटेज देख। पर आप भी तो सर ओवैसी को देखकर वहां पहुंचे ना, वरना कितने म्यूनिसिपल चुनाव, आपने तिरुवनंतपुरम का पहले एग्जांपल दिया था, वरना ऐसे कितने आप लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतनी ताकत झोंकते हैं? मुझे बताइए ना, कहां पर अमित शाह खुद जाते हैं, देश के गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ। योगी जी को तो जरूर ही उतारना था, खासतौर पर हैदराबाद में। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही क्या सबको? अरे बहुत साफ है, मैंने बताया, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तिरुवनंतपुरम में गए थे, हमने तिरुवनंतपुरम शानदार जीता। आज जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, हम हैदराबाद में गए, इसमें ऐसी कौन सी बात है? तो हम तो हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अंजना जी, हम पे तो आरोपी ही लगता है। दिल्ली में भी लोग कहते हैं इतने केंद्रीय मंत्री आ गए, इतने मुख्यमंत्री आ गए, हर चुनाव। हैदराबाद आपको ओवैसी जी खींच कर नहीं लाए? हैदराबाद आपको ओवैसी जी खींच कर नहीं लाए? अंजना जी, जो लोग कहते थे कि हमारा और ओवैसी से कोई अंडरस्टैंडिंग, अब तो टीआरएस और ओवैसी की जो अंडरस्टैंडिंग पीठ पीछे थी वो सामने आ गई। हमने तो उनकी मान में घुसकर उनको ललकारा।
अब बताइए, हम तो सीधे चुनौती दे रहे हैं अंदर आके, और बाकी लोग धीरे 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 मिलजुल के चल रहे हैं, और हर इशू पे दोनों की जुगलबंदी है। जो मैंने पहले भी कई बार बोला, मैंने कहा कि वो चाहे धारा 370 हो, या ट्रिपल तलाक हो, या तथाकथित बाबरी मस्जिद हो, या अफजल गुरु याकूब मेनन हो, सब पे सेकुलर दलों और ओवैसी की जुगलबंदी है, और कहते हैं हमसे कि हम जो है उनके साथ खड़े हैं। सरकार कौन मिलकर आंध्र में चला चुका है? एमआईएम के साथ सरकार थी कांग्रेस की, और जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घटिया बयान दिया, उस समय एमआईएम के साथ सरकार थी इनकी आंध्र प्रदेश में। ये बताइए, जब तस्लीमा नसरीन किसी हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उखाड़नी थी, तो कांग्रेस और एमआईएम दोनों के विधायकों ने एक साथ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड़दंग किया, माइक हटा दिया, उनको नहीं प्रेस करने दिया। दोनों साथ साथ है हर मुद्दे के ऊपर, हम साथ साथ। तो चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, अभी भाग्यनगर को थोड़ा इंतजार करना होगा। हैदराबाद बनाम भाग्यनगर, ये टक्कर आज आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुधांशु जी, हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए aajtak.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।
सबसे रोमांचित करने वाले सियासी मैच का आप स्कोर कार्ड देख रहे थे। बीजेपी के नतीजे 48 पहुंचकर चौंकाने वाले, तो स्ट्राइक रेट में सबसे आगे ओवैसी, इसी पर आप देख रहे थे टक्कर। देखते रहिए। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक। स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक और तोहफा देने जा रहा है। आपके लिए एक और इसमें फीचर ऐड करने जा रहा है, जोड़ने जा रहा है, और इस फीचर का नाम है शॉपिंग बटन। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि ये शॉपिंग बटन क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आप इससे शॉपिंग कर भी सकते हैं, लेकिन सामान खरीद भी सकते हैं, तो बेच भी सकते हैं। और ये नॉर्मल आपके हमारे जैसे जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, जो कुछ ना कुछ अपना कारोबार करते हैं, दुकानदार हैं, या कोई भी घर बैठे ऑनलाइन ही अपना कोई कारोबार करते हैं। उन लोगों के लिए तो शॉपिंग बटन जबरदस्त फीचर है। इस बटन से वो सामान खरीद सकते हैं। इस शॉपिंग बटन के फीचर से वो सामान बेच सकते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही शानदार ये ऐप में फीचर, नया फीचर व्हाट्सएप की तरफ से बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आना शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप के अनुसार 175 मिलियन लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में मैसेज करते हैं और कैटलॉग्स को देखते भी हैं। तो यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो कैटलॉग भी आप इसी पर देखते हैं। और दुनिया भर में हर रोज 40 मिलियन यूजर्स इस तरह से कैटलॉग्स व्हाट्सएप पर देखते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि शॉपिंग बटन दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स के लिए हमने जारी किया है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं। चलिए हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में, हमारे देश में आप जितने भी लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो शॉपिंग बटन का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब शॉपिंग बटन आपके व्हाट्सएप में आपको मिलेगा कहां, उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से आइए हम आपको बताते हैं। कंपनी ने यह कहा है कि ये बिजनेस अकाउंट में वॉइस कॉल बटन की जगह दिया जाएगा। वॉइस कॉल बटन के लिए यूजर्स कॉल बटन पर टैप करके वॉइस और वीडियो में से आप चुन सकते हैं। आप किसी भी शॉपिंग के लिए, खरीदने या बेचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में यूपीआई बेस्ड पेमेंट व्हाट्सएप से आजकल किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आप लगातार उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, यूज़ कर ही रहे हैं। ये दो बेहद महत्वपूर्ण फीचर्स व्हाट्सएप के हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप व्हाट्सएप पर करते हैं। ये जो नया फीचर व्हाट्सएप का आया है, शॉपिंग बटन, ये एक और क्रांतिकारी कदम है व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप इस नए फीचर के साथ एक सुपर ऐप बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एक कदम उसने और आगे बढ़ा दिया है।
was presented by Patanjali Dant Kanti, oral hygiene में देश का नंबर 1 टूथपेस्ट ब्रांड। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक और तोहफा देने जा रहा है। आपके लिए एक और इसमें फीचर ऐड करने जा रहा है, जोड़ने जा रहा है, और इस फीचर का नाम है शॉपिंग बटन। अब नाम से आप समझ गए होंगे कि ये शॉपिंग बटन क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आप इससे शॉपिंग कर भी सकते हैं, लेकिन सामान खरीद भी सकते हैं, तो बेच भी सकते हैं। और ये नॉर्मल आपके हमारे जैसे जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, जो कुछ ना कुछ अपना कारोबार करते हैं, दुकानदार हैं, या कोई भी घर बैठे ऑनलाइन ही अपना कोई कारोबार करते हैं। उन लोगों के लिए तो शॉपिंग बटन जबरदस्त फीचर है। इस बटन से वो सामान खरीद सकते हैं। इस शॉपिंग बटन के फीचर से वो सामान बेच सकते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही शानदार ये ऐप में फीचर, नया फीचर व्हाट्सएप की तरफ से बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, आना शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप के अनुसार 175 मिलियन लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में मैसेज करते हैं और कैटलॉग्स को देखते भी हैं। तो यदि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो कैटलॉग भी आप इसी पर देखते हैं। और दुनिया भर में हर रोज 40 मिलियन यूजर्स इस तरह से कैटलॉग्स व्हाट्सएप पर देखते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि शॉपिंग बटन दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स के लिए हमने जारी किया है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं। चलिए हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में, हमारे देश में आप जितने भी लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो शॉपिंग बटन का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब शॉपिंग बटन आपके व्हाट्सएप में आपको मिलेगा कहां, उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं, जल्दी से आइए हम आपको बताते हैं। कंपनी ने यह कहा है कि ये बिजनेस अकाउंट में वॉइस कॉल बटन की जगह दिया जाएगा। वॉइस कॉल बटन के लिए यूजर्स कॉल बटन पर टैप करके वॉइस और वीडियो में से आप चुन सकते हैं। आप किसी भी शॉपिंग के लिए, खरीदने या बेचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में यूपीआई बेस्ड पेमेंट व्हाट्सएप से आजकल किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आप लगातार उसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, यूज़ कर ही रहे हैं। ये दो बेहद महत्वपूर्ण फीचर्स व्हाट्सएप के हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप व्हाट्सएप पर करते हैं। ये जो नया फीचर व्हाट्सएप का आया है, शॉपिंग बटन, ये एक और क्रांतिकारी कदम है व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप इस नए फीचर के साथ एक सुपर ऐप बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक कदम उसने और आगे बढ़ा दिया है।